आप सब बातचीत नहीं करो, गला खराब है मेरा, ज्यादा बातचीत करोगे फिर मैं उठा के भगा दूंगा आपको। सुनिए, एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको बताना है। बातचीत नहीं करो, आप सब शांति से बैठो। बातचीत करना है जिसको, बाहर चले जाओ, आराम से बातचीत करते रहो। सुनिए, ऑब्जेक्टिव के लिए एक दो छोटा चीज मुझे बताना है पिछले लेसन का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 विद्युत धारा। ठीक है, लिखिए, तो एक छोटा सा चीज लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग डालिए। आप लोग को अर्थिंग जानते हो ना, हम लोग घरों में भी यूज करते हैं। तो पूछा यह जाता है, सुनिए, अर्थिंग का वोल्टेज कितना होता है, पता है सबको? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, क्यों होता है अर्थिंग का वोल्टेज 0? क्योंकि वो एक विशाल चालक है। ओए ध्यान सुनिए सब लोग। अच्छा बताओ, अर्थ में कितने आवेश? क्या आनंद? तो अर्थ एक विशाल चालक है, उसमें हम कितना भी आवेश दे दें या कितना भी आवेश निकाल लें, उससे पृथ्वी को कोई फर्क, उससे ना उसकी वोल्टेज बढ़ती है ना, और इसका बहुत बड़ा आकार होने के कारण हम पृथ्वी के विभव को कितना मानते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पृथ्वी के विभव को 0 क्यों मानते हैं, या पृथ्वी का विभव कितना है। तो थोड़ा सा वो लिख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, भूसंपर्कन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अर्थिंग। लिखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट लिख लीजिए, बस लास्ट है, भूसंपर्कन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? अर्थिंग। भूसंपर्कन कह सकते हो आप, पृथ्वीकरण कह सकते हो, इसको इंग्लिश में अर्थिंग कहते हैं, या ग्राउंडिंग भी कहते हैं। ग्राउंडिंग मतलब ग्राउंड के साथ जोड़ना। सुनिए सब लोग ध्यान से, पहली बात आप मुझे बताओ, जो अर्थिंग है उसका संकेत कैसा होता है, पता है सबको? एक ऐसे लाइन लेते हैं और इस तरीके से बनाया जाता है। यह आपके अर्थिंग का क्या है? ऐसा कहीं बना रहेगा तो आप समझ जाइए कि तार को कहां जोड़ा गया है? पृथ्वी तल के साथ। किसके साथ? अच्छा, कोई आपसे पूछे अर्थिंग का परिभाषा, तो क्या कहेंगे हम? बताइए। वैसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विद्युत उपकरण को क्या करते हैं? कम प्रतिरोध वाले तार के सहायता से पृथ्वी के साथ जोड़ते हैं, जिससे कि उसका आवेश पृथ्वी तल में स्थानांतरित हो जाता है। लिख लीजिए एक छोटा सा परिभाषा, वैसी प्रक्रिया जिसमें, लिखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से, वैसी प्रक्रिया जिसमें कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से, कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से आवेश को पृथ्वी तल में स्थानांतरित, आवेश को पृथ्वी तल में स्थानांतरित करके विद्युत ऊर्जा का निर्वहन करते हैं। स्थानांतरित करके विद्युत ऊर्जा का निर्वहन करते हैं। नीचे एक आप चित्र बना के दिखा दीजिएगा। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु था, देखिए तो कोई विद्युत उपकरण है। विद्युत उपकरण पे मान लीजिए क्या फैला हुआ है? आवेश। अब मैं चाहता हूं कि ये आवेश इस पर ना रहे, या जो अतिरिक्त आवेश है मैं चाहता हूं कि ये इसके सतह पर एक्यूमुलेट यानी जमा नहीं रहे। तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? आप चाहते हैं चार्ज को फ्लो करवाना, आप चाहते हैं आवेश को प्रवाहित करवाना, तो आप यहां से एक वायर जोड़ के और उसको किससे जोड़ दीजिए? अर्थ से। अर्थ से आप जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है? यहां का जितना आवेश है सबको वो उदासीन कर देगा। अभी कैसा आवेश है? धनात्मक। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस है ना, तो आपका जो पृथ्वी है उसके पास बहुत सारा आवेश है, वो जितना मर्जी आपको आवेश
दे भी सकता है और जितना मर्जी आपसे आवेश, और इससे पृथ्वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी में आवेश चला गया तो उसका विभव बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ। तो मान लीजिए कि पृथ्वी से आपके पास आवेश, इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी ने भेज दिया किसके पास, और ये सारे प्लस को अगर यहां से माइनस आवेश पहुंच जाए तो क्या इसको उदासीन कर देगा? तो जिसको भी आप पृथ्वी से जोड़ेंगे ना उसको वो उदासीन कर देता है। अगर वो उदासीन कर देगा तो उसका आवेश कुल और आवेश जीरो हो जाएगी तो उसका विभव भी। अगर इस वस्तु का विभव जीरो हो गया इसका मतलब पृथ्वी का विभव भी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जिन दो वस्तु को आपस में संपर्क में लाते हैं उनकी विभव समान होती है। और चूंकि आपका अर्थ इतना बड़ा चालक है कि वो जितना मर्जी आपको आवेश दे सकता है और जितना मर्जी आपसे आवेश बिना अपने आप को परिवर्तन किए। तो जैसे ही आप इसको भेजेंगे ये उदासीन बन जाएगा। हम पृथ्वी के वोल्टेज को यानी VE कितना मानते हैं? 0। तो लिख लीजिएगा, ये चित्र बना के दिखा दीजिए और एक पॉइंट लिख लीजिए। पृथ्वी का विभव, किसी वस्तु को अगर हमें जोड़ना होता है पृथ्वी तल के साथ तो ऐसे ही जोड़ते हैं। आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन चीज है ना, घरों में हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे जहां पर भी उपकरण बहुत बड़ी हो, जिसमें बहुत ज्यादा विद्युत धारा होता है, उन सब जगह पे स्पेशली दिया जाता है। आपने देखा होगा, देखिए जो बहुत हैवी अप्लायंसेज है ना उसमें देखा होगा आपने ऐसा बना होता है। दो तो होता ही है, साथ में बीच में देखे हो आप एक ऐसा और बना होता है। यही आप किसके लिए दिया जाता है? अर्थिंग के लिए। तो जो कम, सुनना, जो कम विभव वाले उपकरण हैं उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हैवी अप्लायंसेज है वहां पर पृथ्वीकरण का होना जरूरी है। नहीं तो आपने कई बार महसूस किया होगा, मान लीजिए कूलर जो आपका आता है ना टीन वाला जो बना होता है, उसके बॉडी को कभी आप गलती से टच कर गए तो आपको शॉक लग जाता होगा। या पहले डेस्कटॉप नहीं आता था कंप्यूटर वाला, उसके बॉडी में आप टच कर गए बिना स्लीपर के हो, आप उसको टच कर जाओगे आपको झटका महसूस होगा, होता ना। इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सही तरीके से अर्थिंग किया गया। अगर उसमें सही तरीके से अर्थिंग किया गया रहेगा तो आपको वो शॉक से बचाएगा। उस सतह पर कोई भी आवेश को वो जमा होने नहीं देता है। सुना ध्यान से, उस पूरे आवेश को वो बार बार क्या करता है? उदासीन। पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उस पे आवेश को वो क्या करता है? उदासीन कर देता है। नीचे लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी का विभव ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा चालक है। यह एक बहुत बड़ा चालक है जिसमें आवेशों का विशाल भंडार है। जिसमें आवेशों का विशाल भंडार है। इसलिए इसमें थोड़ा आवेश देने से, इसलिए इसमें थोड़ा आवेश देने से, इसमें थोड़ा आवेश देने से या आवेश के निकालने से, चाहे आप उसको आवेश दे दीजिए चाहे वहां से आवेश, या आवेश के निकालने से इसका विभव अपरिवर्तित रहता है। इसका विभव अपरिवर्तित रहता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ आप। पृथ्वी बहुत बड़ा है इसलिए ये विशाल आवेश का क्या है? भंडार है। इसमें कुछ भी आवेश दे दें या कुछ भी आवेश निकाल ले उससे इसको कोई फर्क, इसलिए इसका विभव कितना माना जाता है। तो अगर आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछ दे कि पृथ्वी का विभव शून्य क्यों लिया जाता है, लिख दोगे ये बात। और ऑब्जेक्टिव में पूछ दे पृथ्वी का विभव कितना? शून्य। याद रहेगा? चलिए, बस यही मुझे बताना था। छोटा सा एक चीज और करवाना चाहता हूं मैं आपको, लिखे तो नेक्स्ट आप लिखेगा, हेडिंग डालो, प्लेटों पर आवेशों का वितरण। एक हेडिंग डाल लीजिए। प्लेट समझते हैं?
प्लेट मतलब, प्लेट समझते हैं, प्लेट मतलब पट, प्लेट्स को कहते हैं पट्टिकाओं। लिखिए, प्लेटों पर आवेश का वितरण, प्लेटों पर आवेश का वितरण। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, प्रयास कीजिएगा सीखने का। देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सब गलती नहीं करना, आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ इसलिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाएगा, दो प्लेट बना के, एक प्लेट ये है और एक प्लेट, सुनिएगा ध्यान से, इस प्लेट पर आवेश दिया गया Q, ये सब ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी जितना बता रहा हूं सब ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। और इस पर आवेश दिया गया 3Q, बोलिए टोटल कितना। वेरी गुड। आपसे पूछेगा कि बताइए प्लेट में कितने भाग है, 1 2 3, सभी पर बताइए आवेश कितना कितना होगा। इस प्लेट के बाहरी भाग पे कितना, दूसरी इस प्लेट के आंतरिक भाग पे कितना, फिर दूसरे प्लेट के आंतरिक भाग पे कितना, दूसरे प्लेट के बाहरी भाग पे कितना आवेश होगा। क्या करेंगे, टेक्निक सुनना, सभी आवेशों को जोड़ देंगे। मैंने बताया था जस्ट ट्रिक आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव करने के लिए। सभी आवेशों को बोलिए Q + 3Q, उसको 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा उतना ही बाहरी प्लेट पर होगा, यानी ये 2Q, और इधर भी पहला और आखिरी के दोनों बाहरी भाग पर इस पूरे के योग का आधा रखेंगे, चाहे जितना भी आवेश हो। अब मुझे बताइए इस पर कितना आ गया 2Q, और यहां पे था कितना, तो आपको यहां पर ऐसा मान रखना है जिसको इसमें जोड़ने से Q बन जाए। आवेश संरक्षण का नियम, क्या यहां पर -Q रखें, 2Q - Q, क्या Q बन गया, और अगर यहां -Q है तो इसके जस्ट बगल वाले पे उल्टा +Q। बताओ Q + 2Q 3Q हो गया, ये तीसरा खुद ही संतुलित हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछ दे कि बताइए पहला प्लेट के बाहरी भाग पे 2Q, पहला प्लेट के आंतरिक भाग पे, तो इसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कर लेंगे आसानी से। जैसे एक करके और बताओ, आप लिखिए फटाफट। हाँ ये बना लीजिए और इसके बाद ये सॉल्व कीजिए ना। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, पूछे तो अच्छे बच्चे कर लेंगे, बाकी तो जो लोल है उसको न्यूमेरिकल करने की कोई आवश्यकता, आप तो बस फॉर्मूला याद रख के जाओगे तब भी चल जाएगा। देखिए यहां पर मान लीजिए 2Q और यहां पर मान लीजिए 8Q, आसान है बहुत, कर सकते हैं आप। 2 के जगह 3 4 5 7 कितना भी प्लेट दे देना, फंडा बिल्कुल सेम है, कर लीजिए। जो कर लिए उसके लिए तीसरा क्वेश्चन भी डाल देता हूं, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, एक बस कर लीजिए, तीसरा प्लेट ये। एक छोटा सा आवेश का वितरण मैं और आपको सिखा दूंगा, Q 2Q 3Q करके देखिएगा। सुनिए 8 और 2 10, 10 का आधा, तो बाहरी वाले भाग पे यहां भी 5Q और बाहरी वाले भाग पे यहां भी। अब संतुलित कीजिए, ये 5Q है लेकिन यहां पर था 2Q, ये 2Q था और ये 5Q है, संतुलित करने के लिए यहां कितना रखें, -3Q। अब इतना तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 5Q देखो यहां पे ऐसा मान रखना है जिसको इसके साथ जोड़ के ये बन जाए, आवेश संरक्षण का नियम। 5Q - 3Q 2Q, और अगर यहां -3Q है, अगला में कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहां माइनस है तो यहां +3Q। अब देखो खुद ही संतुलित हो गया होगा, 3 + 5 देखो हो गया। आखिरी वाला अगर खुद से संतुलित हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपने बिल्कुल सही हल किया है। नहीं आसान, इसको कीजिए, कर लिए, देखिए देखिए तो Q + 2Q + 3Q 6Q, 6 का आधा, यानी यहां पर 3Q और यहां पर भी बाबू 3Q, पहला और आखिरी पे बराबर रहता है और सबका आधा, चाहे वो आखिरी तीसरा हो या पांचवा हो, इसे कोई फर्क। अब सुनिए यहां 3Q है, ऐसा नंबर रखना है कि Q बन जाए -2Q। अब ये -2Q तो ये +2Q, अब ये +2Q हो गया तो ये 2Q ही था, इसका मतलब इस पे कोई आवेश, और इस पर 0 तो इस पर भी, इस पर 0 तो इस पे -0, -0 भी तो 0 ही है। तो आप देखो 0 + 3 क्या 3 आ गया। आखिरी में अगर संतुलित हो जाए तो समझ जाइए कि आपने जो प्रश्न हल किया वो बिल्कुल सही है। चलेगा और दूं या कर लोगे आप, चलिए अगला हेडिंग डालिए, नेक्स्ट लिख लीजिए एक छोटा सा और। गोलीय चालक पर, जैसे प्लेट पर किया ना, वही फंडा आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका थोड़ा सा अलग होता है। तो लिखिए गोलीय चालक पर आवेशों का वितरण, बस लास्ट टॉपिक।
फिर ये चैप्टर फिनिश। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक आध पूछता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो अच्छे बच्चे हैं उनका कोई भी पार्ट छूटा मेरे तरफ से ना रहे। लिखिए, गोलीय चालक पर आवेशों का वितरण। हर बच्चा ध्यान से देखना, बहुत इजी बता रहा हूं आपको। कैसे प्रश्न दिया जाएगा सुनना। बोलेगा मान लीजिए एक गोलाकार है, गोलीय चालक है, यहां पर आवेश है Q, कितना, और इसको आवेशित किया गया 5Q से। सब ध्यान सुनना, यह प्रश्न रहेगा, इसके सतह पर कितना आवेश 5Q और बीच में कितना। बोलेगा बताइए इसमें आवेश का वितरण कैसे होगा। तो सुनना, टेक्निक सुनना आप। सबसे पहले आप ऐसा फिगर एक और बनाओगे, यह प्रश्न था तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हल यहां करेंगे। बीच में जो है वही रहने दो, बीच में कितना था तो Q रख दीजिए। अब सुनना ध्यान से, अगर आपके बीच में आवेश है Q, तो आप बताओ तो क्या इस सतह में दो भाग है, एक आंतरिक और एक, सब समझ रहे इस बात को। मेरे हाथ को देखो, जैसे मान लीजिए ये है, तो इधर वाला भाग आंतरिक और इधर वाला भाग, तो आपको आंतरिक और बाहरी पर आवेश दिखाना होता है। तो अगर बीच में Q है तो आंतरिक वाले पर अभी पढ़े थे -Q, नहीं आया समझ। बीच में अगर होता 10Q तो यहां माइनस, यहां होता -10Q तो यहां जो रहेगा उसका जस्ट विपरीत आपके आंतरिक वाले भाग पे। क्लियर। अब आपको यहां पर बाहर में ऐसा आवेश रखना है जिसको इसके साथ जोड़ने पर 5Q बन जाए। अगर यहां पर आप रख दें 6Q, तो बोलिए 6Q -Q, मैच कर गया। इसका मतलब इसके आंतरिक भाग पे -Q और बाहरी भाग पे +Q +6Q, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ के कितना लाना है, ये टेक्निक है, नहीं समझे। केंद्र पर जितना उसका विपरीत, और यहां पर ऐसा नंबर रखना है जिसको इसका जोड़ने पर ये बन जाए जितना पहले था। यही तो होता है आवेश संरक्षण का। पहले 5Q था तो अभी भी दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए। आवेश संरक्षण के नियम पढ़े थे, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही सिर्फ इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना अर्थिंग, क्या हुआ, वस्तु का आवेश निकल के कहां चला गया, पृथ्वी तल में। यस और नो। तो ये चीज होती है। कर लीजिए फटाफट इसको सॉल्व। ये भी एग्जांपल एक दो कर लीजिए आप, हो गया बस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। चलिए, ये वाला तो मैंने कर दिया था, ये वाला प्रश्न आप खुद से करो। मान लीजिए यहां पर है -5Q और इसको आवेशित किया गया है 4Q से। आपको इसको हल करके बताना है आवेश का वितरण कैसे होगा। बीच वाले में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में तो आपको वही आवेश रखना है जितना दिया हुआ था, ये -5Q ही होगा, बाकी आप कर लीजिए। बहुत आसान है, कर लीजिए। ये सब कैपिटल Q ही है, वो मैं मिस्टेक में ऐसे टाइप कर देता हूं। देखिए यहां भी कैपिटल ही ले लीजिए, -5Q 4Q, बीच में वही रहेगा। अच्छा बताइए, ये -5Q है तो आंतरिक भाग पे वेल डन +5। अब सुनिए, इस सतह पर 4Q था ना, तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर यहां रखे कि ये 4Q बन जाए, -Q। अगर यहां आप रखेंगे -Q तो 5Q -Q, सुपर। टफ है, बस इन दोनों को जोड़ के ये बनना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। और अंदर में जितना उसका जस्ट विपरीत रखेंगे, मतलब केंद्र पे जितना उसका जस्ट विपरीत रखेंगे, उसके आंतरिक सतह पे कर लेंगे। लिख लो पहले जो नहीं लिखे हैं, अब तो खुद ही कर लोगे। और दूं एक लास्ट, देखिए 2Q और इसको दिया है मैंने 7Q। बताइए इसके आंतरिक और बाहरी भाग पे क्या होगा। कर लीजिए, फिर थोड़ा और टफ कर दूंगा क्वेश्चन कहोगे तो। देखिए बाबू, अगर ये 2Q है केंद्र पे तो यहां होगा -2Q, वेल डन। अब यहां पे कौन सा नंबर रखे कि 7 बन जाए, बाहर वाले भाग पे 9Q, 9Q -2Q, देखिए उसके बराबर हो गया। कितना आसान नहीं है, तब जोड़ घटा हुआ है। चलिए एक और देखिए, मान लीजिए ऐसा, थोड़ा टफ करूं, सेम कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत करना, सभी बच्चे कर लोगे तो मैं यहीं पे क्विट कर दूंगा। ये Q है, ये मैंने 3Q दिया और इस पे मैंने 5Q दिया। फटाफट इसको हल कीजिए। फिर से एक फिगर आप बना लेंगे, यहां पर Q है, टेक्निक बिल्कुल वही चलेगा। यहां Q है तो इसके आंतरिक पे, फिर बाहरी पे, ऐसे करके निकाल लेंगे।
कहीं दिक्कत होगा तो मैं हूं। यहां Q है तो आंतरिक पर माइनस Q, कोई दिक्कत तो बोलो। अब सुनो, ये माइनस Q है लेकिन इस पे था कितना, तो ऐसा नंबर सोचो जो यहां पे 3Q बन जाए। वेल डन, यहां पे हो जाएगा बाबू 4Q माइनस Q, क्या इसके बराबर हो गया। अब सुनिए, ये 4Q है, अब अगर ये 4Q हो गया तो इसके आंतरिक पे माइनस 4Q, वही क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 4Q है तो ये माइनस, अब ऐसा नंबर बोलो जिसको जोड़ पे 5 बने, 9Q। वेल डन, खत्म। वही फंडा है, जितना यहां आया उसका विपरीत यहां, जितना यहां था उसका विपरीत यहां रखे थे, जितना यहां आया उसके विपरीत यहां रखेंगे, और दोनों को जोड़ के ये बनना चाहिए इस सतह पे, और इन दोनों को जोड़ के ये बनना चाहिए इस सतह पे। कर लेंगे, अब खत्म करो या और दो, थक गए। चलिए, एक आपके लिए होमवर्क लिख लो, और अब इसके बाद फ्रेश पेज पे हेडिंग डालेंगे, अगला चैप्टर विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सुनना, पहला लेसन 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन देगा, और तीसरा लेसन भी आपको 10 से 12 नंबर का। ये दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है। सुनना, जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है, सुन लो सबको, मेरे पास सबका जुगाड़ है, जिसको सिर्फ पास होना है, पहला और तीसरा, जितना बार मर्जी तुम पढ़ना, 2 ही चैप्टर पढ़ना, पहला और पास हो जाओगे। सिलेबस खत्म। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। घर के लिए लिख लो, पास हो जाओगे। देखिए यहां पे 2Q 6Q 5Q, घर से कर लीजिएगा। फेल होना है, इन दोनों को छोड़ के बाकी पढ़ लो। घर से करना है ये आपका कहां का वर्क है, होम का वर्क है, हाउस वर्क है। चलो ये कर लेना आप। अगले लेसन पे हम पहुंचते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, आप अच्छे से आप पढ़ेंगे। मैं देखो कितना आराम से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने सिर्फ सुना भी है ना नाम, उसको भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं भी सुना है वो भी स्टार्टिंग से सीख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात। लगभग मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, तो आप कम से कम अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अगला हेडिंग डालिए आप लोग, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, फ्रेश पेज। ओए ध्यान से सुनो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत चीज आपको इसमें पता है। फटाफट से 2-4 परिभाषा लिखेंगे, 1-2 प्रूफ है, चैप्टर खत्म। लिखिए, विद्युत धारा। अगला चैप्टर कौन सा आपका, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहते हैं विद्युत और क्या, धारा। चलेगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनना, विद्युत का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अरे विद्युत का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक वर्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। ओए ध्यान दो सब लोग, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर हम किसका चर्चा करेंगे, और क्या इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है। ओए ऐसे याद करो आप, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का, क्या इससे पहले जो हम पढ़े थे उसका नाम था स्थिर विद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब था आवेश स्थिर है, लेकिन धारा का मतलब, आप बताइए, धारा का मतलब स्थिर या गतिमान। धारा का मतलब होता है प्रवाह। अरे कोई चीज प्रवाह करती है तभी ना कहते हैं धारा, यस और नो। अब सुनना, जैसे आपने पढ़ा ना पानी का धारा, या पानी का धारा बहुत तेज है, कहते हैं ना ऐसे। तो आप समझो आवेश का क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ इस लेसन में हमारा आवेश विराम में रहेगा या गतिमान रहेगा। प्रवाह का मतलब चलना, चलना का मतलब गतिमान होना। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक चालक के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रुका हुआ चलता रहता है। ओए अब तक जितना हमने पढ़ा था उसमें हमारा आवेश रुका हुआ था, लेकिन इसमें हमारा आवेश चलेगा। वही तो होता है जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है और तार कट जाता है, उस जगह पे आप टच करते हो ना,
तो उस तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाने लगता है? आपके शरीर में। फिर आपको मजा सा महसूस होता है। यस और नो? इसका मतलब यहां पर कुछ चीज ऐसी है जो प्रवाह होती है, मतलब कोई चीज ऐसी है जो चलती है। कौन चलती है? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोटॉन चला सकते हैं हम? नहीं। प्रोटॉन जो है वो नाभिक में बंधा हुआ होता है ना, बहुत ज्यादा दृढ़ता से, तो हम आसानी से किसको चला सकते हैं? वो भी उस इलेक्ट्रॉन को जो मुक्त हो। यस और नो? इसीलिए आपने देखा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा किसमें? चालक में। कुचालक में या अर्धचालक में कम होती है। इसलिए कुचालक में धारा प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा, और चल पाता है किसमें? नाम से स्पष्ट है, चालक मतलब जहां चलना संभव है। यस और नो? अब सुनिए, तो इसका परिभाषा क्या बनेगा आप बताओ? आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा। लिखिए पहला परिभाषा, फटाफट लिखिए। किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को, आपको जो समझ में आता है एग्जैक्टली वही लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि किताब का कोई परिभाषा आपको यूज करना है, अपने हिसाब से जो आप बना सकते हैं लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। किसी चालक में किसका प्रवाह? आवेश की प्रवाह के दर को, किसी चालक में आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब किससे भाग देना है? समय से। दर का मतलब किससे भाग? यानी मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, I बराबर, ओए, आवेश की प्रवाह का दर ना, तो आवेश को मैंने लिखा Q या डेल्टा Q बट्टे दर का मतलब किससे भाग? समय से। तो डेल्टा Q बट्टे डेल्टा T, मतलब आवेश का प्रवाह बट्टे समय। यस और नो? अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आप इसमें मान रखेंगे, आपको एक चीज बताता हूं, धारा को लिखने का दो तरीका होता है, अगर आपको पता हो तो। एक तरीका से आपने लिखा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, इससे निकलेगा एवरेज। अरे इससे क्या निकलेगा? एवरेज करंट, यानी कौन सा धारा? औसत धारा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? I बराबर dq बट्टे, और ऐसे अगर आप निकालेंगे, अरे छोटे समय के लिए जब निकालते हैं तो क्या वो dt बन जाता है? छोटा समय के लिए होता है, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक, यानी इंस्टेंट। तो ऐसे को कहते हैं इंस्टेंटेनियस धारा। क्या? इंस्टेंटेनियस धारा। अरे इंस्टेंटेनियस क्या? करंट। इसका संकेत हम यूज करते हैं I लिख के, और यहां लगा देते हैं AVG, और इसका संकेत यूज करते हैं I लिख के, और यहां पे छोटा सा ये होता है। सुनना, दोनों में फर्क समझ लीजिए। आपसे कोई नहीं पूछेगा औसत धारा किसे कहते हैं, आपको मेन फंडा समझना है। सुनना, लंबे समय अंतराल के लिए अगर धारा को मापेंगे आप, औसत धारा, किसी खास समय पर तात्क्षणिक। खास समझ रहे हो? मैं किसी खास बच्चे से प्रश्न पूछूं तो वही बच्चा मुझे जवाब देगा, वो एक टाइप का तात्क्षणिक हुआ। अगर मैं बोलूं ऐसी ग्रुप में पूछता हूं कि बताओ धारा क्या है, मैंने किसी खास से नहीं पूछा, तो सभी जवाब देते हैं, एक तरीके से वो हो गया एवरेज। अब इसमें देख के मैं बता दूंगा कि क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस ऐसा है, क्योंकि मैंने जब पूछा तो ऐसे ऐसे मुंह पटपटा रहा था। मान लो 300 में से 250 बच्चा, और अगर तात्क्षणिक में क्या हुआ, एक को पूछा और वो जवाब नहीं दिया, तो किसी खास का बात करते हैं तात्क्षणिक, और किसी अंतराल का बात करते हैं। अब सुनिए, इसमें समय अंतराल होती है, जैसे बोलेगा आपसे 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, ऐसा बोल दिया तो आप समझ जाना वो कैसा है, औसत। लेकिन आपको बोला जाएगा कोई खास, बताइए 2 सेकंड पर कितनी धारा थी, 4 सेकंड पर कितनी धारा थी, यानी समय अंतराल के बीच पूछा गया तो वो होता है औसत, और किसी खास का बात किया था, खास समझते हो ना, तो वो होता है क्या, तात्क्षणिक। खास समय पर जब आप धारा निकालते हैं तो उसे कहते हैं तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। और अगर आप औसत निकालते हैं, कुछ समय अंतराल के बीच निकालते हैं, तो उसे कहते हैं। अच्छा, एक और बात, ये कब आप इस्तेमाल करोगे पता है? जब मान नियत हो। औसत कब निकालते हैं? जब मान नियत हो। लेकिन मान अगर आपका बदल रहा हो, समझ रहे हो आप? अचर और चर जानते हैं? तो अगर आपका अचर है मतलब नियत है, लेकिन आपका चर है बदल रहा है, तब कौन सा लगाते हैं? तात्क्षणिक। आप लोग चर अचर पहचान जाते हो ना? हाँ, एक जैसे मैं बोलूंगा एक नंबर है 10, अचर, नियत 10 है मतलब 10 है।
मैं कहूं एक नंबर है 10 इंटू टी, इसका मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे इस नंबर का मान भी 1 सेकंड पे 10 टी और 2 सेकंड पे 20। अरे 1 सेकंड पे 10 और टी का मान 2 रखेंगे तो इसका मतलब ये बदल रहा है। तो जो बदल रहा है, जो वेरिएबल है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस, और जो हमारा फिक्स है उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज, औसत। खैर वो तो हम कर लेंगे। नीचे लिखिए, छोटा सा चीज और बताता हूं, फिर इस पे एक आध प्रश्न भी करेंगे। आप मुझे बताओ, तार के अंदर, फिर से एक लास्ट क्वेश्चन, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन विराम में या गतिमान? जिस वेग से तार के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिमान है विद्युत क्षेत्र के कारण, उसे कहते हैं अपवहन वेग। याद हुआ? जब आप चलते हैं तो उसको चाल या वेग ही तो कहते हैं। तो तार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। अरे बल कौन लगाता है? आवेश पे बल कौन लगाता है? तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण अगर आपका चल रहा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण अगर आपका चल रहा है कौन? आवेश या इलेक्ट्रॉन। तो जिस वेग से वो चल रहा है उस वेग को कहते हैं, क्योंकि तार के अंदर चल रहा था तो कोई ना कोई वेग होगा ना, उसी का नाम रखा गया। अच्छा ये बताओ, तार में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या आपस में उनकी टक्कर होगी? करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन है, चलते हुए किसी किसी से टक्कर कर लिए, कि करोड़ों के भीड़ में चलेंगे तो टक्कर तो होगी। तो टक्कर करने का जो समय अंतराल है, टक्कर एक बार थोड़ी होगी, एक बार चला टकराया, फिर दूसरा बार चला फिर टकराया, तो ये जो टक्कर होने का समय अंतराल है उसे बोलते हैं, छोटे से 2 डेफिनेशन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, धारा में दिशा है कि नहीं? धारा में दिशा है कि नहीं? तो ये सदिश या अदिश? दिशा होने पर भी ये अदिश राशि है। चलिए इस सब का चर्चा करते हैं। नीचे लिखिए मात्रक। आ जाइए फटाफट इसको कंप्लीट करें। बोलिए, आवेश का मात्रक कूलम, समय का सेकेंड, और इसी को कहा जाता है क्या? एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे इसका मात्रक है क्या? एम्पियर। लिख लीजिए एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे बाबू इसका वीमा, वीमा आप जानते हो, ए यूज करते आ रहे आवेश में, किए थे, Q बराबर आई टी या ए टी। तो वीमा में आप ए भी ले सकते हैं और कई जगह पे आई भी रहता है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर लें। सबको पता होगा, ये बेसिक सा कंसेप्ट था। ये कौन सा मात्रक है हमारा? एसआई। और फिजिक्स में ज्यादातर एसआई मात्रक ही चलता है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एसआई को ही सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है? सबको आ गया समझ? आवेश का मात्रक कूलम, समय का कूलम बटे सेकेंड को ही कहते हैं एम्पियर। आगे बढ़े, लिख लिए। इसका बीमा क्या होता है, ए या फिर? अच्छा सुनो, एक चीज ध्यान देना सब लोग, मुझे जवाब देना। मान लीजिए एक तार में ना 20 एम्पियर की धारा है। एक तार में कितना एम्पियर? मान लीजिए इधर से गया 5 एम्पियर, तो बोलिए इधर से, और मान लीजिए तार के बीच का कोण था 90 डिग्री, कितना? मैंने कितना एम्पियर यहां से निकाला? सुनना, दिशा तो है, इस दिशा से धारा आई, कुछ इस दिशा में गई और कुछ, लेकिन तब भी ये सदिश। कारण सुन लो, कारण ये है कि यहां पर धारा 15 और यहां पर धारा, और दोनों मिला के टोटल। आप मुझे बताओ, ये जो मैं जोड़ रहा हूं, ये जो मैंने योग किया, वो सामान्य योग कर रहा हूं या सदिश का योग है? सामान्य है। सदिश का योग होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। क्या वहां पे मैंने कोई ऐसा सूत्र इस्तेमाल किया? तो ये याद रखेंगे, सदिश के नियम का पालन सदिश के योग को भी पालन नहीं करता है, इसलिए ये बेचारा दिशा होने पर भी, लिख लीजिएगा नीचे, कई बार ये प्रश्न पूछा है, यह एक अदिश राशि है। जल्दी से लिख लीजिए, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि, क्यों है अदिश राशि? क्योंकि यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। यहां पर सिंपल योग होता है, जो सामान्य योग है अदिश का, वही लिया जाता है। 5 और 15 मिलके कितना? 20। तो इसमें हम सदिश का योग का इस्तेमाल, इसलिए कैसा राशि? ऑब्जेक्टिव का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा इसमें दिशा तो है ना, तो दिशा कैसे निकालेंगे? नीचे लिखिए, विद्युत धारा की दिशा। जल्दी से लिख लीजिए, छोटा सा चीज है।
विद्युत धारा की दिशा। आपको दिशा के लिए भी मैं ना थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए तो सब लोग, मान लीजिए कि एक तार है, सब ध्यान से देखिएगा। तार में कौन चल रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैं चित्र में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं? एक। एक ही क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बहुत सारा बनाएंगे तो फिर फिगर आपको अच्छे से समझ। इसको मैंने किससे जोड़ दिया? बैटरी से। ओए, किसे जोड़ दिया? क्या बैटरी का विभव मैं अपने मन से भी मान लूं, क्या बैटरी इसको ऊर्जा देगी? यस और नो? क्या विभव से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? अब सुना ध्यान से, यह बैटरी का कौन सा ध्रुव? उच्च ध्रुव प्लस, और ये वाला? तो मुझे बताइए, ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो क्या ये भी माइनस, और ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये वाला? अब ध्यान से सुनना, दुनिया में किसी भी चीज का प्रवाह कहां से कहां होता है? उच्च से निम्न या निम्न से उच्च। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम विद्युत धारा का जवाब दो, इन जनरल एग्जांपल सुनो। मान लीजिए कि आपने ऊपर ना एक बर्तन रखा जिसमें पानी भर दिया, और नीचे भी आपने एक बर्तन रखा जिसमें पानी भर दिया, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया किससे? पाइप से। मान लीजिए, अरे यहां पे आपने इसको ओपन रखा हुआ है, आपने किसी पाइप से क्या किया? अब मुझे बताइए, क्या इसका लेवल उच्च है और इसका लेवल इसके तुलना में निम्न है? तो मुझे बताइए, अगर इसको 1 और इसको 2 मानूं तो पानी कहां से कहां प्रवाह करेगा? 1 से। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्रवाह कभी भी देखा जाए ना तो वो होता है उच्च ऊर्जा से। अब यहां देखिए, ये हमारा विभव यहां पे उच्च और यहां विभव, तो क्या मेरा जो धारा है, क्या उसका प्रवाह उच्च से निम्न की ओर चलेगा? तो क्या वो धारा ऐसे चलना चाहिए? अगर ये ऐसे चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इधर से धारा आएगा, ऊपर जाके फिर मुड़ेगा, फिर नीचे आके क्या बैटरी में चला जाएगा? तो धारा का प्रवाह अगर आपसे पूछा जाए, धारा का दिशा पूछा जाए, आपका जवाब होगा उच्च विभव से। कॉमन सेंस, किसी भी चीज का प्रवाह होता है उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। मतलब जहां पे उच्च ऊर्जा है वहां से लेके, और जहां पे निम्न ऊर्जा है उधर की तरफ जाएगी। यहां पर विभव की बात करें तो उच्च विभव से निम्न विभव कह देंगे। तो नीचे लिख लीजिए दिशा में। यह सब नहीं बनाना है, आपको सिर्फ लिखना है धारा की दिशा में। लिखिए पहला नंबर, मैं 2-3 आपको दिशा दिखवाऊंगा तो उसमें फर्स्ट नंबर लिखिएगा, इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न, ज्यादा फेमस यही है, ज्यादा काम का भी यही है, तो आप याद रखेंगे। प्रवाह करता है उच्च से कहां? निम्न। वेल डन, सबको समझ में आ गया? नंबर 2, एक और छोटा सा बात जो आप मुझे जवाब दोगे, विद्युत क्षेत्र किधर होता है? वो भी उच्च से। अरे विद्युत क्षेत्र भी किधर? उच्च से। पिछले चैप्टर में पढ़े थे, हाँ है ना? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही धारा भी है, यानी विद्युत क्षेत्र और धारा की दिशा। तो नंबर 2 में लिखेंगे, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान होती है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान होती है। मतलब इसके दिशा में और विद्युत क्षेत्र के दिशा में कोई फर्क, दोनों का दिशा बिल्कुल एक समान है। याद रहेगा सबको? एक छोटा बात और, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? प्लस माइनस, और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्या बल विपरीत दिशा में लगाता है? तो विद्युत क्षेत्र अगर आगे है तो बल, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन पीछे चलेगा? तो क्या मैं यह भी कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है इलेक्ट्रॉन चलता है उसके, यानी दिमाग में रखना आप, आपके तार में जब धारा आगे प्रवाह करती है ना तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा होता है? तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के गमन के दिशा के विपरीत होती है। इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन आप सिंपल ई लिख दिया कीजिए, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा के, इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा हमारा धारा उसके। अच्छा सोचो तो, ओए मान लो कि मैं मानता कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश नहीं धन आवेश है, ऐसा है नहीं, मैं मानता, तो मुझे बताओ
अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को प्लस मानता तो क्या तब ये आगे चलता? हाँ, इलेक्ट्रॉन माइनस था इसलिए ना पीछे चला। मैं कहता हूं कि मानो इलेक्ट्रॉन प्लस है, अब बोलो किधर चलेगा? आगे की ओर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब प्लस होता है तो उसको क्या कहते हैं पता है आपको? पॉजिट्रॉन। यस और नो? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, खैर इसकी जरूरत है नहीं बट लिख लो। 3 तो आपने लिख ही लिया, तो एक चौथा और लिख लीजिए। इसकी दिशा लिखिए, इसकी दिशा, अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? नाम से क्लियर है, पॉजी मतलब पॉजिटिव, ट्रॉन मतलब, मान लिया इलेक्ट्रॉन काल्पनिक कैसा है? पॉजिटिव है। लिखिए, इसकी दिशा पॉजिट्रॉन के दिशा के समान होती है। इसकी दिशा पॉजिट्रॉन, अरे पॉजिट्रॉन ऐसे लिख दो, E+, खत्म। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसकी दिशा पॉजिट्रॉन के दिशा के समान होती है, या पॉजिट्रॉन के गमन के दिशा के समान होती है। इसकी दिशा पॉजिट्रॉन के गमन के दिशा के समान होती है। मतलब जिधर प्लस वाला आवेश जाएगा धारा भी, खैर छोड़ो, इतना आपके काम का। 2 बात सिर्फ याद रखो, उच्च विभव से, और जिधर विद्युत क्षेत्र धारा भी और इलेक्ट्रॉन उसके, खत्म। याद रहेगा? चलो, तो एक क्वेश्चन नहीं लिख लो घर के लिए, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है। आवेश का मान इतना है, समय इतना लगा, तो धारा निकालिए। नहीं निकालोगे? लिखे तो, यदि किसी चालक तार से, लिख लो, एक घर से कर लेना। यदि किसी चालक तार से 0.1 सेकेंड में, यदि किसी चालक तार से 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में 100 मिलीकुलम, 100 मिलीकुलम का आवेश प्रवाहित होता है, 100 मिलीकुलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा ज्ञात करें, मतलब विद्युत धारा ज्ञात करें। आपको सूत्र लगाना है I बराबर डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा टी। 1 मिनट बच्चा सुना, आप लोग को मिली का मान पता है? मिली लिखा रहा है स्मॉल m, तो 10 टू दी पावर माइनस, मैं बताऊंगा नहीं, अभी याद कर लोगे। माइक्रो लिखा रहे तो 10 टू दी पावर माइनस, अगर कहीं पर नैनो लिखा रहे 10 टू दी पावर माइनस, कहीं पर एंगस्ट्रॉम लिखा रहे 10 टू दी पावर माइनस, कहीं पर फर्मी लिखा रहे, अरे 10 टू दी पावर माइनस, एक एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, और एक फर्मी 10 टू दी पावर माइनस, पता है आपको? परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और नाभिक का फर्मी में ये और छोटा होता है। ये सब कम से कम याद रखिएगा, आगे हमें बीच बीच में इस्तेमाल होता रहेगा, रट जाइएगा एकदम दिमाग में, इसका हमें जरूरत पड़ता रहेगा। कर लेंगे ये प्रश्न सभी बच्चे? इसका मान यहां रखिएगा और समय से भाग दीजिएगा आंसर। बस मिली का मान ठीक से रख दीजिएगा यहां से देख के, कर लोगे? बस खत्म। अगले क्लास में हम लोग अपवहन वेग, संवहन वेग सब था ना, वो पढ़ेंगे, विश्रांत काल वगैरह सब लिखेंगे, है ना? चलिए, थैंक यू।